मैं होटल के कमरे से निकलकर निचली मंजिल की तरफ जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ा तो मुझे सोनिया के दरवाजे की चटखनी लगाने की आवाज आई। नीचे केबिन के पीछे वही लड़का बैठा रजिस्टर पर कुछ लिख रहा था। मैं खामोशी से होटल के दरवाजे से बाहर निकल गया। वो बाजार जहाँ मेरे मतलब की चीजें यानी करमंडल, त्रिशूल और गेरुई धोतियां बिकती थी वहां से ज्यादा दूर नहीं था। मैं पैदल ही उस बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार का मोड़ घूमने के बाद मैंने एक खंबे पर लगे फिल्मी बोर्ड की तरफ देखने के बहाने पीछे निगाह डाली कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। मुझे अपने पीछे कोई मुश्तबा आदमी नजर न आया। मैं दूसरे बाजार में से गुजरकर एक तंग बाजार में आ गया। ये बाजार हमारे लाहौर के लंडे बाजार की तरह का था और यहाँ दुनिया जहान की चीजें बिकती थी, पुरानी नई चोरी की चीजें। एक दुकान में मुझे गेरुए रंग की धोतियां लटकती नजर आईं। मैं दुकान में घुस गया। यहाँ करमंडल भी थे। मैंने ये बहाना किया कि हम एक स्टेज ड्रामा कर रहे हैं जिसके लिए हमें एक साधु के कॉस्ट्यूम की जरूरत है। मैंने 2 गेरुए रंग की धोतियां और करमंडल खरीद कर थैले में डालकर रख लिए। त्रिशूल मुझे यहाँ न मिल सका। दूसरी दुकानों पर जाकर देखा। इत्तेफाक हुआ कि त्रिशूल मुझे कहीं न मिला। मैंने बाजार की सारी दुकानें देख ली। मुझे ये भी ख्याल था कि सोनिया पीछे अकेली है। पहले ही मुझे काफी देर हो गई थी। चुनाचे मैंने त्रिशूल का ख्याल दिल से निकाल दिया और वापस होटल की तरफ रवाना हो गया। उस वक्त दोपहर का 1 बज चुका था। मैं जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस होटल में पहुंच गया। कैबिन में बैठा लड़का अब कोई किताब पढ़ रहा था और होटल के नौकर खाना वगैरह ऊपर नीचे ले जाने में लगे थे। मैं खामोशी से सीढ़ियां चढ़ता दूसरी मंजिल में आ गया। अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो ये देखकर इत्मीनान हुआ कि दरवाजा बंद था। मैंने करीब जाकर आहिस्ता से दस्तक दी और कहा, कांता जी, मैं हूँ चंद्रन। अंदर से कोई जवाब न आया। मैंने दूसरी बार दस्तक दी। किसी ने अंदर से दरवाजा न खोला। मैंने सोचा शायद सोनिया सो गई है। अब मैंने जरा जोर से दस्तक दी। मेरा हाथ जरा जोर से दरवाजे के पट पर लगा तो वो खुल गया। मैं बड़ा हैरान हुआ कि सोनिया को जब मैंने ताकीद कर दी थी कि अंदर से चटखनी लगा कर रखे तो फिर उसने इस पर अमल क्यों नहीं किया। मैं जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। सोनिया कमरे में नहीं थी। मैंने बाथरूम की तरफ देखा, उसका दरवाजा बंद था। मैंने थैला पलंग पर रख दिया और दरवाजे को अंदर से चटखनी लगा दी। अब मैं सोनिया के बाथरूम से निकलने का इंतजार करने लगा। 5 मिनट गुजर गए तो मुझे कुछ तशवीश हुई। मैंने बाथरूम के बंद दरवाजे के पास आहिस्ता से जाकर कहा, सोनिया। अंदर से किसी ने जवाब न दिया। मैंने दरवाजे को जरा सा धक्का दिया तो ये दरवाजा भी खुल गया। बाथरूम भी खाली पड़ा था। मैं जल्दी से चटखनी खोलकर कमरे से निकलकर बरामदे में इधर उधर देखने लगा। सोनिया वहां भी नहीं थी। दोबारा कमरे में आकर पलंग के नीचे देखा, सोनिया वहां भी नहीं थी। बाथरूम को फिर देखा, या खुदा, सोनिया कहाँ गायब हो गई है। मैं कुछ बौखला सा गया। खामोशी से पलंग पर बैठकर अपने हवास दुरुस्त करने लगा। फिर उठा, बाहर निकलकर दरवाजे को ताला लगाया और नीचे होटल के केबिन वाले लड़के के पास आकर अपने जज्बात को पूरी तरह काबू करने के बाद आहिस्ता से बड़ी बेनियाजी से पूछा कि मेरी पत्नी बाजार गई थी, अभी तक आई नहीं। ऐसा करना कि खाना जरा देर से ऊपर भिजवाना। लड़के ने किताब पर से नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा, क्या आप अस्पताल नहीं गए? मैंने चौंक कर पूछा, कौन से अस्पताल? लड़का बोला, आपको शायद अभी मालूम नहीं हुआ, आपकी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। आपका ताऊजी जहाँ आया था वही उसे बेहोशी की हालत में टैक्सी में डालकर अस्पताल ले गया। उसके साथ एक औरत भी थी। कह रहे थे कि तुम आओ तो तुम्हें सिविल अस्पताल भेज दूं। मेरे पांव तले की जमीन निकल गई। सोनिया को अगवा कर लिया गया था। मैंने मसनूई घबराहट तारी करते हुए कहा, अच्छा ये बात है, भगवान कृपा करे। मगर वो कौन लोग थे? उनका हुलिया कैसा था? होटल वाले लड़के ने बताया कि आदमी पक्की उम्र का मजबूत जिस्म वाला था। घुंघराले बाल थे, पतलून कमीज में था। जो औरत साथ थी उसकी उम्र 40 के करीब होगी। उसने नीली साड़ी पहन रखी थी। उसका रंग सांवला था। मैं उसे ये नहीं कह सकता था कि मेरी पत्नी को अगवा कर लिया गया है। सिर्फ इतना ही कह सका कि हाँ मैं समझ गया, वो मेरी खाला थी। अच्छा, मैं अभी सिविल अस्पताल जाता हूँ। मैं जल्दी जल्दी ऊपर गया। कमरा खोलकर थैला उठाकर बगल में दबाया। सीढ़ियां तय करके नीचे आया। चाबी लड़के को दी और उससे सिर्फ इतना ही पूछा कि वो लोग टैक्सी में बैठकर किस तरफ गए हैं। होटल वाले लड़के ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, उस तरफ गए हैं। मैं होटल से निकलकर उसी तरफ चल पड़ा। मेरा जहन सनसना रहा था। इस जगह सोनिया का अगवा हो जाना मेरे लिए एक इंतहाई अंदोहनाक हादसा था। मैं उसे मौत के मुंह से निकाल कर लाया था। सवाल ये था कि आखिर उसे कौन अगवा करके ले जा सकता था। अगर ये काम पुलिस या CID वालों का था तो उन्हें भेस बदल कर आने और ड्रामा रचाने की क्या जरूरत थी? वो तो बड़ी आसानी से पुलिस के साथ आकर सोनिया को गिरफ्तार करके ले जा सकते थे। अगर वो पुलिस या CID वाले होते तो सिर्फ सोनिया को ही गिरफ्तार न करते बल्कि मेरे वापस आने का भी इंतजार करते और
और मुझे भी उसके साथ ही गिरफ्तार करते। इससे जाहिर होता था कि ये कोई और लोग थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ये दूसरे आदमी थे तो ये कौन थे। क्या वो सोनिया के पहले ही से पीछे लगे थे? मगर यहाँ तो सोनिया को कोई जानता नहीं था, फिर किसी को क्या पड़ी कि उसे अगवा करता। लॉन्च के मालिक न्यामपली पर भी शुबा नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर वो चाहता तो बंदरगाह पर ही जब रात को मैं सो रहा था सोनिया को अपने किसी आदमी से अगवा करवा सकता था। मैं उसका क्या बिगाड़ सकता था? फिर क्या ये पेशावर बुर्दा फरोशों का काम है जो अकेली औरत को होटल में देखते हैं और उसे कोई दवाई सुंघा कर बेहोश करके ले जाते हैं? सवाल ये था कि सोनिया ने इन लोगों के लिए दरवाजा क्यों खोला। जाहिर है कि उसने दरवाजा नहीं खोला होगा। ये जो कोई भी था उसने यहाँ जरूर अपनी साथ वाली औरत से काम लिया होगा। औरत ने सोनिया से किसी न किसी तरह दरवाजा खुलवा लिया होगा। अगर उस आदमी ने होटल वाले लड़के को ये कहा था कि मैं आऊं तो मुझे सिविल अस्पताल भेज दिया जाए, तो इससे ये बात साबित होती है कि वो स्टेशन ही से हमारे पीछे लग गया था। फिर जब मैं होटल में सोनिया को लेकर आया तो वो कहीं इधर उधर हो गया। उसके बाद वो अपनी साथी औरत को भी ले आया और जब मैं होटल से निकलकर बाजार की तरफ गया तो ये लोग सोनिया के करीबी रिश्तेदार बनकर दूसरी मंजिल पर आ गए। फिर सोनिया को बेहोश करने के बाद अगवा करके ले गए। सोनिया अगर इसराइलियों के कब्जे में थी तो कम से कम मुझे ये इल्म था कि वो किस मकाम पर है। मैं उसे वहां से निकालने के लिए अपनी जिद्दोजहद को एक जगह मरकूज कर सकता था, लेकिन अब तो मुझे ये भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ है, किस दुनिया में है, जिंदा भी है या नहीं। होटल के सामने सड़क की जानिब 2-4 टैक्सियां खड़ी थीं। उनके ड्राइवर एक तरफ चाय खाने के बाहर बैठे सिगरेट चाय से शुगल कर रहे थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया और कहा, भैया जी, मेरी पत्नी सामने वाले होटल में बीमार थी। मैं दवाई लेने गया तो पीछे मेरा देवर और भाभी जी आकर उसे ले गए। वो बेहोश थी। मुझे मालूम नहीं किस अस्पताल ले गए हैं। क्या आपने होटल से किसी बेहोश औरत को किसी मर्द के साथ निकलते देखा है? ड्राइवर मेरी तरफ तकने लगा। एक ने सर खुजाते हुए कहा, अरे भैया, मैंने एक औरत और एक मर्द को होटल से निकलकर गाड़ी में बैठते देखा था। उन्होंने एक बेहोश औरत को थाम रखा था। मैंने जल्दी से कहा, जी हाँ, वही मेरी पत्नी थी। दूसरा ड्राइवर कहने लगा, अरे श्रीमान जी, पत्नी थी तो तुम्हारे देवर जी के साथ गई है, घबराते क्यों हो? दूसरे ड्राइवर हंसने लगे। मैंने कहा, असल में जी मुझे मालूम नहीं कि वो कौन से अस्पताल गए हैं। एक पुख्ता उम्र के ड्राइवर ने पूछा, महाशय जी, अगर आपके देवर भाभी इसी शहर में रहते थे तो आप उसे इस होटल में क्यों ले आए जबकि आपकी पत्नी बीमार थी? मैंने कहा, जी दरअसल हम देवर जी से लड़कर होटल में आ गए थे। ड्राइवर फिर हंसने लगे। आखिर में उन्होंने बताया कि गाड़ी टैक्सी नहीं थी, काले रंग की वॉक्सवैगन थी और वो चेतलपुर वाले चौक की तरफ घूम गई थी। मैंने चेतलपुर वाले चौक की सम दरियाफ्त की और वहां से तेज तेज निकल गया। आगे जाकर मैंने एक खाली टैक्सी ली और उसे कहा कि चेतलपुर की तरफ चले। मैं रास्ते में एक एक चीज को गौर से देखता जा रहा था। गाड़ी पुरहुजूम बाजार से निकलकर खुली जगह पर आई। सड़क के दोनों जानिब थोड़े थोड़े फासले पर कारखाने और फैक्ट्रियां नजर आने लगी। ये फैक्ट्री एरिया मालूम होता था। उस इलाके से निकले तो सामने क्वार्टरों की बस्ती थी। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, चेतलपुर है बाबू भाई, कहाँ जाएंगे? मैंने चेतलपुर के करीब ही टैक्सी रुकवा दी और उसे कहा, थोड़ी देर यहाँ इंतजार करो भाई, मैं भी आता हूँ। ड्राइवर ने कहा, मुझे छोड़ दो बाबू, कोई दूसरी गाड़ी ले लेना, मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने उसे फारिग कर दिया और चेतलपुर बस्ती के क्वार्टरों की तरफ चलने लगा। मैं चेतलपुर की बस्ती में आ तो गया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सोनिया को यहाँ कहाँ और कैसे तलाश करूं। बस्ती में ढलानी छतों वाले क्वार्टरों की कतारें सी बनी थी जो एक दूसरी को काटती हुई गुजर रही थी। ये फैक्ट्री मजदूरों की बस्ती लगती थी। बस्ती के एक जानिब लोहे के स्क्रैप के ढेर लगे थे। एक गड्ढे में कूड़ा करकट भरा हुआ था। मैं बस्ती में दाखिल हो गया और काली वॉक्सवैगन की तलाश शुरू कर दी। मैं सारी बस्ती में घूम गया। मुझे वहाँ कोई गाड़ी नजर न आई। सभी लोग वहाँ अजनबी थे, किससे क्या पूछता। मैं बस्ती से बाहर निकल आया। एक तरफ एक बूढ़ा दरख्त के नीचे बैठा नारियल पी रहा था। मैंने उसे प्रणाम किया और पूछा कि यहाँ नीले रंग की मोटर गाड़ी तो नहीं आई? बूढ़े ने मुंह से नारियल हटाकर मुझे जर्द जर्द आंखों से देखा और तमिल में ही जवाब दिया कि इधर कभी कोई मोटर गाड़ी नहीं आई, ये तो गरीब मजदूरों की बस्ती है। मैं उसे प्रणाम करके उठा और इधर उधर देखता वापस उसी सड़क की तरफ चल पड़ा जिसके दोनों तरफ कारखाने थे। 1 घंटे की दरबदरी के बाद जब मैं सोनिया का कोई सुराग न लगा सका तो मैं वापस उसी होटल में आ गया। कमरे में थकन से चूर होकर बैठ गया। दरवाजा खुला ही था। नौकर लड़का आ गया। उसने खाना लाने के लिए पूछा। मैंने उसे इशारे में कहा कि ले आओ। वो चावल और दाल ले आया। भूख सख्त लग रही थी। लड़का जाने लगा तो रुका और पलट कर बोला, बाबूजी, आपकी पत्नी जी का क्या हाल है? मैं खामोशी से खाना खा रहा था। आहिस्ता से कहा, ठीक है अब। वो मेरे करीब आ गया और कहने लगा, बाबूजी, केसरी आपके ताऊ हैं क्या? मैं चौंका, कौन केसरी?
लड़का कहने लगा, जी वही जो आपकी बेहोश पत्नी को अस्पताल ले गए थे। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? वो हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी मैं उन्हें जानता तो नहीं, परंतु मैं एक बार यहाँ की सोनागाची अपने मामा से मिलने गया था। वहाँ मेरे मामा की पनवाड़ी की दुकान है, तो वहाँ केसरी बाबू को दंगा करते देखा था। सुना है जी सोनागाची में लोग उसका नाम सुनकर कांपते हैं। मैंने जेब से 10 रुपए निकाल कर लड़के को दिए और कहा, ये बात किसी को मत बताना। पर उससे केसरी के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसे इसके सिवा कुछ मालूम नहीं था कि वो सोनागाची यानी विजयवाड़ा की हीरा मंडी का बदमाश है और उसने उसे वहाँ दंगा करते देखा था। अब मेरे लिए सोनागाची जाकर केसरी बदमाश के बारे में खोज लगाना जरूरी हो गया था। एक अजनबी शहर में जहाँ मेरा कोई जानने वाला नहीं था, केसरी के बारे में इतना सुराग मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए काफी था। हीरा मंडी किसी भी शहर में हो, उसकी जिंदगी रात ही को शुरू होती है। चुनाचे जब रात हो गई तो मैं कमरे को ताला लगाकर विजयवाड़ा की हीरा मंडी यानी वहाँ की सोनागाची की तरफ रवाना हो गया। मैंने होटल से निकलते ही महसूस किया कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पलट कर देखा, बाजार में रोशनी थी। एक आदमी मेरी नजर पड़ते ही रुक गया और दूसरी तरफ तकने लगा। मैं मोहतात हो गया। ये इंटेलिजेंस का आदमी हो सकता था। इसके अलावा कोई चोर उचक्का भी हो सकता था जो रात के अंधेरे में मुझे अकेला पाकर लूटना चाहता हो। चूंकि मैं दुश्मन की सरजमीन पर कमांडो जासूस के भेस में सरगर्म अमल था, इसलिए गालिब इम्कान यही था कि आदमी इंडियन इंटेलिजेंस का है। जिन असहाब ने आंध्र प्रदेश यानी साबिका हैदराबाद दक्कन का ये बड़ा शहर विजयवाड़ा देखा है, उन्हें मालूम होगा कि इस शहर की मज़ाफाती बस्तियां तो बहुत मॉडर्न हैं, मगर अंदरूनी शहर का इलाका कलकत्ता की तरह गुंजान आबाद है। लेकिन ऐसा गुंजान भी नहीं कि तंग तारीख गलियां हों। अंदरूनी शहर भी कदरे कुशादा सड़कें थी, लेकिन मैं उनमें से जो ज़ेली सड़कें निकल कर गलियों में बदल जाती थी वो ज्यादा फराख नहीं थी और उन पर दोनों जानिब 4-4, 5-5 मंजिला पुरानी इमारतें झुकी थी। उनमें रोशनियां हो रही थी। इन इमारतों की पहली मंजिलों में भी फ्लैट थे जिनकी सलाखदार खिड़कियों में से रोशनी आ रही थी। मैं मकानों के साथ साथ होकर चल रहा था। मेरी मंजिल विजयवाड़ा शहर का रेड लाइट एरिया यानी सोनागाची थी। एक सोनागाची कलकत्ते में भी थी, यहाँ भी रेड लाइट एरिया का नाम सोनागाची पड़ गया था। दिन के वक्त मैं 1-2 बार इस इलाके से गुजरा था। उस वक्त यहाँ उदासी और वीरानी बरस रही थी। अब रात के वक्त पहुंचा तो सारे का सारा इलाका जगमगा रहा था। कोठों से हारमोनियम और तबले की थाप और घुंघरुओं की झनकार की मुतरन्नम आवाजें आ रही थीं। मुझे इस इलाके के एक पनवाड़ी की दुकान पर पहुंचना था जो होटल वाले लड़के का मामू था। वहां से मुझे केसरी बदमाश का सुराग मिल सकता था जिसने एक औरत के साथ मिलकर होटल वाले कमरे से मेरी अदम मौजूदगी में सोनिया को अगवा किया था। होटल वाले लड़के ने बताया था कि उस पनवाड़ी को वहाँ सब मामा पान वाले के नाम से पुकारते हैं। रेड लाइट एरिया का एक बड़ा बाजार था। दाएं बाएं छोटी गलियां थीं। मैंने एक चाय वाले की दुकान से मतलूबा शख्स का पता पूछा और मामा पनवाड़ी की दुकान पर आ गया। वो एक गली के अंदर जाकर थी। छोटी सी दुकान थी मगर दुल्हन की तरह सजी हुई थी। सामने एक बड़ा आईना था। कत्थे चूने की गड़वियां चमक रही थी। विष्णु भगवान की फ्रेम में लगी हुई तस्वीर के आगे फूल पड़े थे और लोबान सो लग रहा था। फिल्म एक्ट्रेसों की तस्वीरें भी लगी थी। मामा पनवाड़ी ढलती उम्र का दुबला पतला आदमी था। आंखें अंदर को धसी हुई थी। हाथ कत्थे से सुर्ख हो रहे थे। एक मशीन की तरह वो पान लगा लगा कर थाल में रखे जा रहा था। कुछ गाहक खड़े पान सिगरेट ले रहे थे। एक आदमी आईने में देखते हुए अपनी मूछों को मरोड़ रहा था। उसके माथे पर सब्ज रंग का हिंदी ओम खुदा हुआ था। मामा पनवाड़ी उससे मजाक कर रहा था कि चंद्राबाई के सामने जाओगे तो मूछें अपने आप नीचे हो जाएंगी। वो तमिल में बोल रहा था। मैंने भी उसी जबान में उससे सिगरेट का एक पैकेट लिया और जलती हुई रस्सी से सिगरेट सुलगा कर लंबा कश लगाकर गली के कोने की तरफ देखा। मुझे उस आदमी की तलाश थी जो होटल से चलते वक्त मेरे पीछे लग गया था। कई लोग आ जा रहे थे। वो मुझे नजर न आया। वो जरूर किसी जगह ओट में छुपकर मुझ पर निगाह रखे हुए था। बहरहाल मुझे उस वक्त अपने काम से गरज थी। जब दुकान से गाहक हट गए तो मैंने सिगरेट का कश लगाकर मामा पनवाड़ी से बराह रास्त पूछ लिया कि मुझे केसरी दादा से मिलना है। मामा पनवाड़ी ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, भैया मुझे तो कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ है। चंद्राबाई से जाकर पूछो। पनवाड़ी अगरचे अपनी धुन में पान लगा रहा था मगर उसका चेहरा बता रहा था कि वो केसरी बदमाश के बारे में बहुत कुछ जानता है। अब मैंने नहले पर दहला फेंका और गर्दन उसकी तरफ झुकाते हुए तजुर्बेकार बदमाशों के अंदाज में कहा, मामा मैं वरंगल के अड्डे से आया हूँ। केसरी दादा की जीती हुई रकम उसे पहुंचानी है। उसने मुझे ताकीद की थी कि रकम ले आओ तो मामा पनवाड़ी से मेरा पता पूछ लेना। पनवाड़ी का हाथ रुक गया। उसने लाल कपड़े से कत्थे वाले हाथ पूछे। बाजार में दाएं बाएं एक निगाह डाली और बोला, केसरी तो आज सुबह ही रामा गंदुम वाले अड्डे की तरफ चला गया है। मैंने सिगरेट का एक और कश लगाया, धुआं हवा में फेंका और बड़े खुर्रांट अंदाज में मामा पनवाड़ी की तरफ देखे बगैर यूं पूछा जैसे मैं केसरी के टोले का ही आदमी हूँ और उसकी सरगर्मियों से पूरी तरह वाकिफ हूँ और उसका राजदार
बीमार भी हूँ। मामा केसरी दादा माल लेकर गया है क्या? मामा पनवाड़ी अब फिर पान लगाने लगा था। आहिस्ता से बोला, वो माल लेकर ही रामा गंदुम जाता है। मुश्किल ये थी कि मुझे रामा गंदुम वाले अड्डे के बारे में कुछ मालूम नहीं था। ये बात मैं मामा पनवाड़ी पर जाहिर नहीं कर सकता था क्योंकि वो मुझे अब केसरी बदमाश के ग्रुप का आदमी समझ रहा था, लेकिन रामा गंदुम के बारे में मालूम करना जरूरी था। मैंने इजारी से अदाकारी करते हुए अपनी गर्दन खुजाई और गर्दन टेढ़ी करके कुछ याद करने के अंदाज में इस्तफसार किया। ये रामा गंदुम वाला अड्डा वही है ना जहाँ एक पुराना तालाब और मंदिर भी है, शहर के बाहर जंगल वाली पुलिया के करीब? इतना मैं जानता था कि इस किस्म के बदमाशों के अड्डे शहर से बाहर ही होते हैं और वस्ती भारत का शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहाँ कोई पुराना तालाब, मंदिर और शहर के बाहर जंगल ना हो। मामा पनवाड़ी बोला, क्या तुम पहले वहाँ नहीं गए? मैंने फौरन जवाब दिया, केसरी के साथ एक बार गया था, काफी दिन हो गए हैं, कुछ कुछ याद है। असल में हम रात के वक्त वहाँ से माल लेकर गए थे और मुंह अंधेरे वापस आ गए। मामा पनवाड़ी जानता था कि मेरे पास केसरी के जुए में जीती हुई रकम है और अगर मैंने उसे पूरा एड्रेस वगैरह न बताया तो केसरी उसे जान से मार देगा। चुनाचे वो कहने लगा, रामा गंदुम स्टेशन से उतरकर दक्खन की तरफ जाओगे तो चौका ढाया की बस्ती आएगी, वहीं किनारे वाली बाड़ी में तो है धनपति का अड्डा। मैंने हंसकर कहा, हाँ अब याद आ गया, धनपति तो मेरा भी यार है। इस दौरान में मेरी तेज निगाहें गली और सामने वाली सड़क पर आते जाते लोगों में से अपने ताकुब करने वाले को तलाश कर रही थी। वो अभी तक मुझे नजर नहीं आया था। मामा पनवाड़ी ने मुझे पान खिलाया, चाय का पूछने लगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और बड़े मजे से बदमाशों की तरह लहक लहक कर चलता हुआ सिगरेट का धुआं उड़ाता गली में से गुजरकर सोनागाची के बड़े बाजार में आ गया। अगर वाकई कोई मेरे पीछे लगा हुआ था तो मैं उसे एक सुनहरी मौका फराहम करना चाहता था ताकि मुझे भी मालूम हो सके कि वो असल में कौन है। हुस्न इत्तेफाक से मेरी बाएं जानिब एक गली आ गई जहां निस्बतन अंधेरा था। मैं बड़ी बेनियाजी से सिगरेट के कश लगाता हुआ उस गली में घुस गया। ये तवाइफों के मकानों के पिछवाड़े थे और रोशनी न होने के बराबर थी। गली में कुछ दूर जाने के बाद मैंने उसी अंदाज में इधर उधर देखना शुरू कर दिया जैसे किसी खास मकान की तलाश में हूँ। इस वक्फे में मैंने पीछे नजरें घुमाकर देख लिया, वो पुरस्कार आदमी मेरे ताकुब में था। मैंने इस ख्याल से अपनी रफ्तार धीमी कर ली थी कि अगर वो इंटेलिजेंस का आदमी है तो रुक जाएगा और अगर कोई चोर उचक्का है तो मेरी तरफ तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि अंधेरी गली आगे जाकर दूसरे रोशन बाजार में दाखिल हो जाती थी। मुझे अपने अकब में तेज तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं रुक गया और जल्दी से घूम गया। पुरस्कार आदमी के हाथ में चाकू था और वो मेरे सामने खड़ा हिंदी जबान में कह रहा था, जो कुछ जेब में है निकाल कर मेरे हवाले करो। मैंने इत्मीनान का सांस लिया, खुदा का शुक्र भी अदा किया कि ये इंडियन इंटेलिजेंस का आदमी नहीं था बल्कि कोई उचक्का था। उससे निमटना मेरे बाएं हाथ का काम था। उस अहमक को नहीं मालूम था कि वो एक कमांडो को चैलेंज कर रहा है। असल बात ये थी कि ये मुझे परदेसी समझ रहा था जो अपने होटल से निकलकर हीरा मंडी में गाना सुनने आया था। ताहम मैंने बड़ी आजिजी से कहा, भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है। वो एक मजबूत जिस्म वाला बदमाश था और स्याह आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी, लेकिन एक तजुर्बाकार कमांडो के सामने उसकी क्या हैसियत थी। उसने तमिल जबान में मुझे एक गाली दी और गुर्राते हुए कहा कि जेबों में जो कुछ है बाहर उलट दो, नहीं तो चाकू सीने में घोंप दूंगा। उसकी गाली सुनकर मेरा खून खौल उठा। फिर भी मैंने ये फैसला किया कि उसे हलाक नहीं करूंगा। मैंने जेब में हाथ डाला और बड़ी चालाकी से कुछ नोट नीचे गिरा दिए। मैं नोट उठाने के लिए झुका तो उसने पांव एक नोट पर रख दिया और मुझे पीछे हटने का हुक्म दिया। उसे क्या मालूम था कि मैं नोट उठाने के लिए नहीं झुका था। उसके हुक्म पर अमल पैरा होते हुए मैं ऊपर को उठा, मगर इस दौरान में मेरा एक भरपूर सीधा हाथ जरा टेढ़ा होकर उसे पड़ा। वो आवाज निकाले बगैर दोहरा हो गया। उसके फौरन बाद मेरा दूसरा भरपूर हाथ उसकी गर्दन पर पड़ा। चाकू उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और वो गोला सा बनकर जमीन पर एक तरफ लुढ़क गया। उसकी टांगों में जो जरब लगी थी उसके बारे में यकीन था कि वो कम से कम 15-20 मिनट तक वहां से उठेगा नहीं। वो दर्द के मारे हौले हौले हाय हाय कर रहा था। मैंने बड़े इत्मीनान से जमीन पर गिरे हुए 5-5 रुपए के तीनों नोट उठाकर अपनी जेब में डाले और उसके करीब आकर कहा, आइंदा किसी को गाली मत देना। ये कहकर मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ गली से बाहर आ गया। बाजार में टैक्सी आसानी से मिल गई। मैं वापस अपने होटल में आ गया। यहाँ सिवाय एक थैले के मेरा और कोई सामान नहीं था। उसमें भी एक जोड़ा धोती कुर्ता और मेरा चाकू था। चाकू मैंने थैले में से निकाल कर जेब में रख लिया। होटल का 2 दिन का किराया मैं पहले ही अदा कर चुका था। उस वक्त रात के 10 बजने वाले थे। मैं सीढ़ियां उतरकर काउंटर के करीब से गुजरा तो देखा कि काउंटर खाली है। ये अच्छी बात थी। मैं खामोशी से सड़क पर आ गया। यहाँ से विजयवाड़ा का रेलवे स्टेशन चंद कदमों के फासले पर ही था। सिर्फ एक चौराहा बीच में था। रेलवे स्टेशन की रोशनियां जगमगाती हुई सामने नजर आ रही थी। मुझे रामा गंदुम शहर पहुंचना था और उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था कि वो किस तरफ है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।